Okay, so we are discussing about the another topic of basic mechanical engineering, that is heat and work. ठीक है, हीट एंड वर्क हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और इसी के बाद में हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हीट एंड वर्क क्या है, ठीक है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं और इसी से रिलेटेड फिर हम थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हीट, नाउ हीट इज द एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो एक सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक ट्रांजिशन कराती है। ठीक है, किसके कारण, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। ठीक है, हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बाय रीजन ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम्स। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस जब सिस्टम में होगा तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकती है हीट। ठीक है, लाइक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगी। ठीक है, जैसे ही हीट ट्रांसफर होती है तो सिस्टम में हम देखते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर अगर हम हीट को दे रहे हैं तो वो जो होता है वो पॉजिटिव कहलाता है, जबकि अगर हीट को रिजेक्ट करवा रहे हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें हीट दे रहे हैं तो एक तरह से हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि सिस्टम से हमें वर्क मिले। ठीक है, और अगर हीट को रिजेक्ट करता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, तभी वो वहां पे रिजेक्ट करता है और वो हमारे लिए नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की, अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर दैट इज डन इन ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन के कारण यहाँ पर वर्क डन होता रहता है। ठीक है, ये भी एक तरह की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सिस्टम के अंतर्गत, तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, और वर्क टू द सिस्टम, ठीक है, अगर हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है वो हमारे लिए नेगेटिव है। तो इट इज जस्ट reverse of the heat phenomena, like system in the system, if we give the heat to the system then it is positive, and if the system is, if the heat is rejected by the system then it is negative। और इसका जस्ट अपोजिट है वर्क में। वर्क में हम देखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर हमें वर्क देना पड़ रहा है सिस्टम को तो वो नेगेटिव है। राइट, अब बात करते हैं पॉइंट एंड पाथ फंक्शन की। ठीक है, पॉइंट एंड पाथ फंक्शन ये बहुत जरूरी है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने कोई प्रोसेस करी 1 से 2 स्टेट पे, हम दो स्टेट है हमारे पास में 1 2, दोनों स्टेट पे जाने के लिए कई सारे पाथ है। ठीक है, उन स्टेट पे जाने के लिए जो भी डिपेंड होता है, ठीक है, जो भी पाथ है जो सिस्टम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर हमें ले जाता है। ठीक है, उस अगर पाथ पे डिपेंड है तो फिर वो पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन होगा। और अगर पॉइंट पे डिपेंड है मतलब कि हर एक पॉइंट पर उसके कुछ वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो वो पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है और कैसे इसे समझते हैं आप। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पॉइंट फंक्शन जो होता है वो पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं रहता, किसी भी पाथ से स्टेट चेंज हो उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, उन्हीं पे डिपेंड करता है पॉइंट फंक्शन। तो एग्जांपल क्या है पॉइंट फंक्शन के, लाइक टेम्परेचर, जैसे आप देखेंगे तो स्टेट 1 पे टेम्परेचर लाइक हमने मान लिया T1 है, प्रेशर P1 है, डेंसिटी उसकी ρ1 है। ठीक है, मास m1 है, वॉल्यूम V1 है, एंथैल्पी है उसकी कुछ। ठीक है, H1 एंथैल्पी है, एंट्रोपी S1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है। ये सब स्टेट 1 पे हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई इसकी डिपेंडेंसी उसके पाथ पे नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर ऑल द पॉइंट फंक्शन। ठीक है, दीज आर द पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, आप देखिए डायग्राम में कि आपको स्टेट 1 दिख रहा है, स्टेट 2 दिख रहा है। आप अगर इसी में देखेंगे तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट 1 पे P1 V1 है और स्टेट 2 पे P2 V2। ठीक है, इसीलिए ये जो है पॉइंट फंक्शन होता है। अगर आप पाथ फंक्शन की बात करते हैं तो पाथ फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो पाथ पे डिपेंड करे। पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हिस्ट्री मतलब कि पाथ बाय व्हिच सिस्टम अराइव्ड एट अ गिवन स्टेट। अगर स्टेट 1 से 2 पर जाने के लिए हमारे पास में कई पाथ है तो वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जांपल फॉर पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन के जो एग्जांपल है वो है हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट और वर्क
दोनों ही पाथ फंक्शन के एग्जांपल है, दोनों ही डिपेंड करते हैं अपने पाथ पर, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए कौन सा पाथ अपनाया है उस पर डिपेंड करते हैं दोनों, ठीक है। नाउ अब इसी से डिपेंडेंट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अलग अलग लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हर एक लॉ एक किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, हर एक लॉ एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ये हमेशा हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जहां पे टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलता है, ये स्टेटमेंट है उसका कि इफ टू सिस्टम आर एट सेम टाइम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अगर आप देखें कि बॉडी ए है, यहाँ पर बॉडी ए दे करके रखिए, बॉडी ए और बॉडी बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी ए और बॉडी सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फाइनली बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि एक स्टेट एनर्जी, एक एनर्जी की यहाँ पर बात की गई है कि जिसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्म से अनदर फॉर्म, लाइक काइनेटिक एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को फिर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, किसी भी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी सभी जगह पर एनर्जी हमें देखने को मिलती है। क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, thus the total energy of the universe is a constant, ठीक है। अगर हम ऑल द एनर्जी को अगर प्लस करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। however energy can certainly be transformed from one form to another form, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन वर्क, ठीक है। फॉर क्लोज्ड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये तो ओपन सिस्टम के लिए, लेकिन अगर क्लोज्ड सिस्टम के लिए हम बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क के डिफरेंस के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क के डिफरेंस के बराबर। लाइक du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। dq क्या है? चेंज इन हीट, और dw क्या है? चेंज इन वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोज्ड सिस्टम को, हम क्लोज्ड सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी भी तरह का कोई यहाँ पर कोई चेंज अलग से नहीं किया गया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया गया। कोई एनर्जी को क्रिएट नहीं किया गया, किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, ठीक है। आप देखिए डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी थी पहले उसको सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कर दें, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर के जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सॉरी एनर्जी के जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लिमिटेशन से कुछ फर्स्ट लॉ की भी लिमिटेशंस रहती हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या नहीं बताया गया, जैसे कि उसकी फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। टेम्परेचर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो बताया गया, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो बताया गया, लेकिन यहाँ पे फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स merely indicates that in any process there is a transformation between the various forms of energy involved in the process, but provides no information regarding the feasibility of such transformation, ठीक है। इस तरह की कोई भी कोई दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया है। फर्स्ट लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन processes will take, whether it is a spontaneous or a non spontaneous process,
डायरेक्शन के बारे में भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये बात तो कह दी गई, लेकिन स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। ये इसकी लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ की। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ एग्जाम में आता है तो आपको उसके लिमिटेशंस भी आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर वहां पर मिल सके। ठीक है, एक्चुअली में होता यह है कि आप सिर्फ फर्स्ट लॉ को लिख करके आते हैं, सिर्फ ये लिख देते हैं कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और साथ में लिमिटेशंस भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉजियस स्टेटमेंट। पहले हम बात कर रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वर्क। ऐसा कोई डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, बिकॉज वहां पर अगर ऐसा होता तो क्या होता, उस डिवाइस की इफिशिएंसी कितनी होती? 100% होती। ठीक है, जबकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ लॉसेस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर से अगर हीट ली इंजन ने और डिवाइस में, और उस इंजन से क्या हुआ, पूरी की पूरी हीट से हमने वर्क ले लिया या पूरा का पूरा वो वर्क में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। वो लॉस किस फॉर्म में होते हैं वो आप देखिए नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि क्यू है। ठीक है, लॉसेस ऑफ हीट लॉस। ठीक है, तो वहां पर लॉसेस हो जाते हैं, तभी हमें वर्क मिलता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इंजन को या उस डिवाइस पे हम वर्क करके और हीट को रिजर्वायर से निकाल दें। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो दो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो सही है डायग्राम, वैसा हो सकता है, और एक गलत है। ठीक है, तो उसके बारे में केल्विन प्लैंक ने यही बताया है कि ऐसा डिवाइस बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जो पूरे के पूरे हीट को, ठीक है, ट्रांसफर कर सके वर्क में। राइट, सेकेंड अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की तो वो है हमारा क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। ठीक है, ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना, फिर से यही बताया कि ऐसा कोई सा भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है कि जो हीट को ट्रांसफर कर दे फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी वर्क। उसमें वर्क किए बिना ही कैसे संभव है? उसमें तो ये वर्क करना पड़ेगा, हमें उस इंजन पे वर्क देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक वार्मर बॉडी से या रिजर्वायर से हीट को डिस्ट्रैक्ट करके और होल्डर बॉडी में पहुंचा दे। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस बनाना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो विदाउट एनी वर्क ऐसा कर सके, हीट को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो क्लॉजियस स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की ही, तो सेकेंड लॉ से ही हमें एंट्रोपी के बारे में पता लगता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट तो हमने देखे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। दोनों में ये बात की गई कि क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता, क्या इम्पॉसिबल है, ये बात की गई। लेकिन एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में हमें जानकारी देता है? वो है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, रैंडमनेस आप देखिए, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी। ठीक है, जहां से एंट्रोपी इंक्रीज होती है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अब रैंडमनेस क्या होता है? दिस इज द रैंडमनेस। ठीक है, बिल्कुल सारे मॉलिक्यूल अगर एक तरह से एक जैसे अगर एक लाइन में जमे हुए हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं लो एंट्रोपी। लेकिन इफ वी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है उसकी। ठीक है, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी भी बोलते हैं, कि वो ये
स्टेटमेंट देता है कि ओवर टाइम द स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और एंट्रोपी इन अ सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का बढ़ाते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ती है, राइट। अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो एंट्रोपी होता है वो 0 केल्विन पे कितना होगा? 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अगर कहीं पे 0 केल्विन की बात आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी स्टेट को हम लेकर के जाते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। अब आप देखिए इस डायग्राम से आप देख सकते हैं टेम्परेचर क्या है उसका? एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन। तो उसका वहां से हमें जो उसकी एंट्रोपी है वो क्या है? 0। ठीक है, अगर उसी का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या होगा? जैसा कि हमें सेकेंड लॉ ने बताया था, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ये होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमने बात करी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड वर्क और पाथ एंड पॉइंट फंक्शन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।